नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ जाएंगे और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कड़े उपाय करने का विचार कर रही है और उसके लिए एक नया भ्रष्टाचार निरोध कानून बनाया जाएगा। लगता है कि प्रधानमंत्री की सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करने का राजनीतिक संकल्प कर लिया है। असल में भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सबसे बड़ी कठिनाई राजनीतिक संकल्प की ही रही है और यह मान लिया गया है कि देश में आर्थिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही और उसे जड़मूल से खत्म करना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से जिन लोगों का निहित स्वार्थ है वे तो यह प्रचार भी करते हैं कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं यूरोपीय देशों से भिन्न हैं और भ्रष्टाचार की जड़ें भारतीय संस्कृति में हैं। इससे ज़्यादा गलत वक्तव्य नहीं हो सकता। आज जापान में रिश्वत, घूसखोरी तथा बख्शीश तक का रिवाज नहीं है, जबकि द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान की भी ऐसी ही बदनामी थी। आज जापान का प्रशासन यूरोपीय देशों से भी अधिक स्वच्छ माना जाता है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्य के मुख्य सचिवों के सम्मेलन की समाप्ति पर बताया है कि नया भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक तैयार करवाया जा रहा है। उसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों तथा कानून की उपादेयता पर समय समय पर विचार किया जाना चाहिए। पुराना भ्रष्टाचार निरोध कानून भी कम सख्त नहीं है, लेकिन उसकी धार समय के साथ भोथरी हो गई है। इस बीच भ्रष्टाचार ने नए तरीके निकाल लिए हैं। आश्चर्य नहीं कि भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी माने जाने लगी है। भारत में यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो हमें नए उपाय तो करने ही पड़ेंगे। दूसरे देशों का अनुभव काम नहीं दे सकता। हमारे देश की जनसंख्या जल्दी ही 105 करोड़ हो जाएगी। सुविधाओं के लिए छीना झपटी रहती ही है। अतः यह आवश्यक है कि जिन जिन स्थानों पर पदों पर भ्रष्टाचार है उनके कर्तव्य बढ़ाकर उनके अधिकार से दूसरों को लंबे चौड़े लाभ करा सकते हैं। उनके लिए काम एवं निर्णय करने के मापदंडों का सख्ती से पालन होना चाहिए। यह ऊंचे ओहदों पर तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आवश्यक है। आम जनता का संबंध छोटे कर्मचारियों से पड़ता है। वे घूस ऐंठने के लिए जनता का काम नहीं करते, संबंधित व्यक्तियों को अंधेरे में रखते हैं और देरदार करते हैं। अतः छोटे हलकरों के लिए काम के कोटे निर्धारित किए जाने चाहिए। यदि उन कोटों से कम काम होता है या देर से होता है तो भ्रष्टाचार की शिकायत के बिना भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह पता लगाना कठिन नहीं है कि भ्रष्टाचार किन किन विभागों में है और रिश्वत किस प्रकार ली जाती है। यह पता लगाने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। अदालतों तथा ठेकों में भ्रष्टाचार की साख गिर रही है और निर्णयों कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री लगाई जाती है। सरकारी कर्मचारियों की यदि कोई शिकायतें हैं तो उनके निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना जल्द ही होनी चाहिए। उन न्यायाधिकरणों को कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें सुनने का अधिकार भी दिया जा सकता है। भारत में भ्रष्टाचार एवं प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में अब तक अनेक अध्ययन किए गए हैं। उनकी रिपोर्टों पर सरकार ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है,
नया भ्रष्टाचार निरोध कानून बनाते समय सरकार को सेवा नियमों एवं परिस्थितियों में सुधार संशोधन करने का अधिकार भी लेना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर छापे मारकर हाल ही में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की है। पहले भी इस प्रकार के छापे कई बार डाले गए हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इन छापों के बावजूद भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती। केंद्रीय जांच ब्यूरो की उपलब्धियां निस्संदेह उल्लेखनीय है, पर केवल छुटपुट प्रयासों से ही इस बीमारी को जड़मूल समाप्त नहीं किया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रश्न पर सभा ने करीब 5 घंटे तक वाद विवाद किया है और मुझे खुशी है कि सदन के दोनों पक्षों के 18 सदस्यों में से जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया, 1-2 को छोड़कर सभी ने विदेश नीति का जोरदार समर्थन किया है। मोटे तौर पर मैं इस संबंध में दिए गए भाषणों को 3 श्रेणियों में बांटूंगा। सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने और विपक्ष के कुछ ही सदस्यों ने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में हाल ही में हुई विभिन्न घटनाओं तथा उनसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा की गई पहल का समर्थन किया है। श्री गुप्त ने इस समूचे प्रश्न के संबंध में विशिष्ट रूप से एक नई धारणा और दृष्टिकोण व्यक्त किया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जिस विदेश नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है और जिसका उन्होंने समर्थन किया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए हैं और जो चेतावनी दी है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। जहां तक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के नए रूप और नव उपनिवेशवाद की भूमिका तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का संबंध है, मैं उनसे असहमत नहीं हूं। हम इस बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। हम अब तक जिन नीतियों पर चले हैं, हमारी आत्मनिर्भरता की जो नीति रही है, उसका हर पहलू, हमारी राजनीतिक पहल, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका, समाजवादी जगत में हमारे मित्र और शांति तथा निशस्त्रीकरण के मूल मामलों में तथा उन समस्याओं में जिनका आज सामना करना पड़ रहा है तथा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि में प्रतिलक्षित होती है, इन सभी प्रश्नों के संबंध में हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने जो चेतावनी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हम जिस तरह की विदेश नीति अपना रहे हैं, वह उन्हें गलत प्रतीत हो रही है। मैं यह बात दोहराना नहीं चाहता, पर दोहराना जरूरी है कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय से विकसित हुई है और आज उस कांग्रेस ने, जिसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्यवाद विरोधी बल है। वह उस मूल बात से डिग कर कोई समझौता नहीं कर सकती जहां देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रश्न आता है। मैं माननीय सदस्य की बात पर आ रहा हूं। उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है और उन्हें इस मामले के प्रति नकारात्मक रुख अपनाने पर ही संतोष होगा। मैं केवल यही कह सकता हूं कि वह अपनी सद्बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहे हैं। महोदय, मैं तो कहूँगा कि मेरे सहयोगी श्री दत्त और मेरे विद्वान मित्र श्री रेड्डी ने विदेश नीति के संबंध में हो रहे वाद विवाद, जिस पर हम सबकी सहमति चाहते थे, के अनुकूल बात नहीं की और इसी में सबका हित है, इसी में राष्ट्र का हित है और जहां भी इसका कार्यान्वयन आवश्यक है, वाद विवाद इस बारे में होना चाहिए कि जिस नीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं, वह कहां तक देश के हित को सुदृढ़ करेगा अथवा देश के हितों तथा मूल उद्देश्यों को संरक्षण प्रदान करेगी। जब आप विदेश नीति के मूल उद्देश्यों का प्रश्न उठाते हैं, तो इससे हमारा अहित होता है, देश का अहित होता है और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मेरे दोनों विद्वान मित्रों श्री दत्त और श्री रेड्डी ने इसके मूल दृष्टिकोण के संबंध में प्रश्न किया है। जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चुपचाप आपकी बातें नोट कर रहा था। जहाँ तक श्री दत्त और श्री रेड्डी का संबंध है,
यद्यपि उनकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न भिन्न हैं, किंतु वे एक मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। और श्री दत्त ने भी इस चर्चा के दौरान प्रश्न पूछा है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीच से था, 9 मिनट 44 सेकंड का डिक्टेशन था। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।